सोलापुर नगर में रहने वाले बूढ़े हरीश की एक कन्या थी राधा, जो जन्म से ही गूंगी थी। राधा के पड़ोस में रहने वाले सोहन को बचपन से ही राधा से बहुत लगाव था। वे साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, सोहन ने राधा से कहा, राधा, लखनपुर के राजा देव वर्मन अपने महल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी लखनपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद लखनपुर जाकर राजा देव वर्मन को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सोहन की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वह सोचने लगी, सोहन बहुत ही गरीब है, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी मां का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वह कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी तरफ सोहन भी बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था, राधा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूं। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। राधा के पिता भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहते थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। सोहन रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, हरीश जब अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक बहुत खराब हो गई। तब उसकी बेटी राधा ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। वह सोहन को बुलाकर घर में ले आई। सोहन ने जब हरीश की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि का हरीश पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन हरीश ने राधा से कहा, राधा बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव रामपुर में मेरा तांत्रिक दोस्त रघु रहता है। तू रामपुर जाकर रघु से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। फिर उसी दिन हरीश की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर हरीश का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। सोहन की मां ने गूंगी राधा को बहुत दिलासा दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब सोहन राधा के घर पर आया तो उसने देखा कि राधा अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वह समझ गया कि राधा कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहां जा रही हो राधा? राधा ने इशारों ही इशारों में सोहन को बता दिया कि वह रामपुर जा रही है। तब सोहन उदास हो गया। क्या तुम यहां पर नहीं रह सकती राधा? मेरे साथ मेरी बनकर, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। राधा ने सोहन के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें रामपुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। राधा ने इनकार में सिर हिलाया और इशारों ही इशारों में सोहन को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र न करे, वह चली जाएगी। राधा जब रामपुर गांव में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वह बहुत डर गई। असल में रामपुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। रामपुर में हर जगह पर मृत्यु का तांडव देखती हुई राधा एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराहने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वह रुक गई। वह झोपड़ी के अंदर गई। तब बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी, तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में राधा यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक रघु के यहां पहुंच गई है। वह आदमी बोला, मैं तांत्रिक रघु हूं बेटी। दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं।
तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो, वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वह मेरे मुंह में डाल दो। राधा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक रघु के पास पहुंची। मगर यह क्या, तांत्रिक रघु तो मर चुका था। राधा ने देखा, अरे यह तो मर चुके हैं, अब मैं कहां पर जाऊं और क्या करूं। इतने लंबे सफर के बाद राधा को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और गटगट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर लड़की, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहां पर एक लड़की है। असल बात यह थी कि रामपुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह रामपुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार खड़क सिंह तांत्रिक रघु की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार बोला, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी राधा जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। राधा बोली, नहीं मेरे करीब मत आना। साथ ही राधा सोच रही थी, ओह मैं सचमुच बोलने लगी हूं, लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन राधा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब राधा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करें तेरी टांगे टूट जाएं, भगवान करें तेरी आंखें फूट जाएं। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। राधा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वह घबरा कर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों अंदर जो लड़की है वह मुझे कोई डायन लगती है, उसने जो भी कहा वह सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगे टूट जाएं और वह लंगड़ा हो जाए तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वह अंधे हो गए। अवश्य ही वह कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूं हम सबको यहां से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर सिर्फ राधा और वह अपाहिज डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वह राधा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझ अंधे और अपाहिज को यहां पर छोड़कर मत जाओ। राधा बोली, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं, तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूं। राधा की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। सोचने राधा, वाह ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। फिर एक अन्य गांव लखनपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राधा सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है, यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूं बाबा, रात भर के लिए मुझे यहां पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। राधा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को न जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठाकर ले जाता है।
मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो? आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा देववर्मन ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली हैं, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर राधा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब राधा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। राधा उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़शालकाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। राधा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा देववर्मन के पास एक समाचार पहुंचा और वह कहने लगे, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा देववर्मन ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पहुंचा जहां राधा रुकी हुई थी। उसने राधा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। राधा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात राधा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर राधा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। राधा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, यह मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया। जरूर ही यह कोई मायावी है। और वह राधा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। मैं सेनापति ही हूं महाराज, उसने जवाब दिया। मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा देववर्मन सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण राधा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की राधा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। यह लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वह सच हो जाता है। सेनापति से राधा की इस विशेषता के बारे में जानकारी पाकर राजा देववर्मन चिंतित हो गए। राजा विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री हरिराम ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? राजा ने पूछा। मतलब यह महाराज, महामंत्री ने कहा, कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा देते हैं। फिर महामंत्री हरिराम ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा देववर्मन और सेनापति को बता दी और कहा, यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री हरिराम की योजना के अनुसार ही हुआ। राधा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर चाकर उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा देववर्मन ने महामंत्री हरिराम के सुझाव पर अमल करते हुए राधा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। राधा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बेटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, राजा ने कहा।
क्या महाराज, हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा उदयन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा उदयन ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करें कि राजा उदयन मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा उदयन मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा देववर्मन के इरादों से बेखबर राधा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा उदयन की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा देववर्मन ने फिर से राधा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य जूनापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे जगह पानी पानी हो जाए। राधा ने पूछा, किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं? राजा देववर्मन ने कहा, बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि जूनापुर में बाढ़ आ जाए। जब राधा ने जूनापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे जूनापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। जूनापुर में बाढ़ की खबर जब राजा देववर्मन और उसके महामंत्री हरिराम को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। महामंत्री बोला, यह तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। राधा यह नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा देववर्मन ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी राधा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर चाकर हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूं। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब राधा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और सोती हुई राधा को पलंग सहित उठाकर ले गए। राधा के महल के नौकर चाकरों को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से खत्म। जब राधा की आंख खुली तो वह कहने लगी, अरे मैं कहां पर हूं और आप सब कौन हैं? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री हरिराम के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री हरिराम ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूं कुंवारी जी, हमारे राजा देववर्मन ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा न बन जाए। मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज देववर्मन ने सोचा कि कल को तुम लखनपुर की महारानी बनने के सपने न देखने लगो। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुंवारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। फिर महामंत्री हरिराम ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से राधा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा देववर्मन सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। बड़ी आसानी से हो सकता है। कुंवारी जी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज देववर्मन और उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें लखनपुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। राधा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री हरिराम मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल हरिराम के सभी सैनिक राधा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे।
बाद में राधा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री हरिराम के दिमाग में राजा देव वर्मन को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके राधा के सभी नौकर चाकरों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज देव वर्मन ने तो राधा के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर राधा के कहने पर वे सभी सैनिक राजा देव वर्मन के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री हरिराम ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने राधा से कहा, राधा, अब तुम क्या चाहती हो बेटिया? महामंत्री हरिराम की बातों से राधा के दिल में एक ख्वाहिश बसी थी और वह थी महारानी बनने की। वह बेझिझक बोली, मैं लखनपुर की महारानी बनना चाहती हूं। जी हां महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा अंतर है। गुस्ताखी माफ करें महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र से मेरा विवाह करवा सकते हैं। राजा देव वर्मन को अचानक हंसी आई और फिर उनके चेहरे पर गहरी रेखाएं उभर आईं। बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 20 वर्ष पूर्व, जब वह 15 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 5 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, पर एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्यवश वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र केवल 8 साल है और वह तुमसे बहुत छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं लखनपुर की महारानी बनना चाहती हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ करना होगा। राधा की जिद के आगे राजा खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत उदास हैं। राजा देव वर्मन ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बताया और राधा के बारे में सब कुछ बताया। महारानी, उस लड़की की बातों में बड़ी ताकत है। वह जो भी कहती है वह सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय मैं बताती हूं। और फिर अगले दिन राजा ने राधा से कहा, बिटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह तुम्हारे घर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह लखनपुर का राजा बन जाएगा और तुम लखनपुर की महारानी। राजा देव वर्मन की बात सुनकर राधा बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात राधा का बचपन का साथी सोहन चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर लखनपुर आया। उसे पता था कि राजा देव वर्मन को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही सोहन लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से राधा बाहर निकल आई। अरे सोहन, तुम यहां पर हो? राधा, तुम राजमहल में और बोलने कैसे लगी? तभी राजा देव वर्मन वहां पर आ पहुंचे। राधा बेटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी धूमधाम से सोहन और राधा का विवाह संपन्न हो गया। राधा का कन्यादान स्वयं राजा देव वर्मन और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर राधा और सोहन ने राजा देव वर्मन और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक राधा को चक्कर आने लगे और वह बोली, मुझे यह क्या हो रहा है? यही हाल सोहन का भी था और वह बोला, राधा, हमें जरूर जहर दे दिया गया है। हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम सोलापुर गांव में गूंगी राधा के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा देव वर्मन ने उनके भोजन में विष मिला दिया था। तब राधा बोली, आह, मैं मरना नहीं चाहती सोहन। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूं।
आह, मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ सोलापुर गांव में गूंगी ही भली थी। झर के असर से राधा और सोहन तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे सोलापुर नगर में थे। सोहन ने कहा, अरे हम कहां आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? अरे राधा, तुम ही हो। राधा ने हां में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह कुछ नहीं कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक रघु के यहां से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत वाणी प्राप्त की, ताजमहल के बाहर जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इस प्रकार वह लखनपुर का राजा बन जाएगा और तुम लखनपुर की महारानी। राजा देववर्मन की बात सुनकर राधा बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात राधा का बचपन का साथी सोहन चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर लखनपुर आया। उसे पता था कि राजा देववर्मन को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही सोहन लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से राधा बाहर निकल आई। अरे सोहन, तुम यहां पर हो? राधा, तुम राजमहल में और बोलने कैसे लगी? तभी राजा देववर्मन वहां पर आ पहुंचे। राधा बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी धूमधाम से सोहन और राधा का विवाह संपन्न हो गया। राधा का कन्यादान स्वयं राजा देववर्मन और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद राजा ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य छोड़ देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर राधा और सोहन ने राजा देववर्मन और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु खाने के बाद अचानक राधा को चक्कर आने लगे और वह बोली, मुझे यह क्या हो रहा है? यही हाल सोहन का भी था और वह बोला, राधा, हमें जरूर झर दे दिया गया है। हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम सोलापुर गांव में गूंगी राधा के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा देववर्मन ने उनके भोजन में विष मिला दिया था। तब राधा बोली, आह, मैं मरना नहीं चाहती सोहन। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। आह, मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ सोलापुर गांव में गूंगी ही भली थी। झर के असर से राधा और सोहन तुरंत बेहोश हो गए, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे सोलापुर नगर में थे। सोहन ने कहा, अरे हम कहां आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? अरे राधा, तुम ही हो। राधा ने हां में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह कुछ नहीं कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक रघु के यहां से उसने जो चमत्कारी जल पीकर अद्भुत वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी ही इच्छा से नष्ट हो गई थी। झर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब सोहन ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है राधा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा समझ लेता हूं। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी राधा बहुत खुश थी, क्योंकि सोहन के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला था और सोहन की मां तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो और इस कहानी से आपने क्या सीखा, वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी में कोई नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। वह उसकी अपनी ही इच्छा से नष्ट हो गई थी। झर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब सोहन ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है राधा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा समझ लेता हूं। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।
फिर से गूंगी होकर भी राधा बहुत खुश थी, क्योंकि सोहन के रूप में उसे एक बहुत प्यार करने वाला पति मिला था और सोहन की मां तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो और इस कहानी से आपने क्या सीखा, वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी में कोई नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।